नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसकी का रंग सफ़ेद, भाग 147 एवं 148। खून बहते हुए पूरे हॉल में फैल गया था। अब देवेश को इस हालत में देखना सबको भारी पड़ रहा था। आराधना, तुम जाओ सो जाओ। धानी, ठीक होगी वो, तुम जाओ। मैं भी जाती हूँ, इसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। भावना जी अपने कमरे में चली जाती है। शरद, तुम भी ईशानी को लेकर अपने कमरे में जाओ। नहीं बड़े पापा, मैं यहाँ पर रुकता हूँ ना। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं हूँ यहाँ पर संभालने के लिए। अरविंद जी के कहने पर शरद ईशानी के लेकर कमरे में चला जाता है। तभी कुछ पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं। सक्सेना साहब, सब ठीक तो है? आपने इतनी रात को इतनी जल्दी बुलाया, कोई परेशानी है क्या? पुलिस के पीछे पीछे अशोक मेहरा अपने छोटे बेटे के साथ सक्सेना भवन पहुंचता है। क्या हुआ अरविंद जी? अचानक आपने ऐसा फ़ोन किया, सब ठीक तो है? हमें तो डर लग रहा है। अशोक मेहरा को देखकर अरविंद जी को पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। गोविंद जी उनका कंधा पकड़कर शांत रहने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी है। जी बताइए ना सर। इस इंसान ने मेरी बहू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मैं इसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। क्या? आपकी बहू के साथ? आपके घर में घुसकर इतना बड़ा हादसा हो गया? विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये संभव कैसे हो पाया सक्सेना साहब? इंस्पेक्टर भी आश्चर्य हो जाता है। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, जब विश्वास पात्र आदमी ही दगाबाज निकल जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हमने खुद इस इंसान को घर में आने की परमिशन दी थी, लेकिन ये हमारी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ कर देगा सोचा नहीं था। ले जाइए इसे। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। कल आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइएगा ताकि अच्छे से कानूनी कार्रवाई हो सके। जी मैं पहुँच जाऊँगा। सक्सेना साहब, बहुत दुख हुआ आपके बहू के बारे में सुनकर। भगवान उसे ऐसी प्रताड़ना से उभरने की शक्ति दे। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें क्यों बुलाया है? अशोक मेहरा सहानुभूति दिखाते हुए बोलता है। जानना नहीं चाहेंगे हमारे बहू के साथ जबरदस्ती करने वाला इंसान कौन है? अरे हाँ हाँ सक्सेना साहब, आपकी बहू हमारी बहू हुई। एक बार बताइए तो सही। बीच बाजार में खड़ा करके उसे जूते से मारेंगे और इतना मारेंगे कि दोबारा उठकर खड़ा ना हो पाए। आपकी बहू बेटी हमारी बेटी बहू हुई ना, और कोई हमारी बहू बेटी पर नजर उठाकर देखे तो आंखें नहीं निकाल लेंगे। तो चलिए निकालिए आंखें। अरविंद जी देवेश को लात मारकर सीधा कर देते हैं। ये रहा गुनहगार और निकालिए इसकी आंख। अरे आपने तो पहले ही बहुत बुरी। कहते कहते अशोक मेहरा की जुबान रुक जाती है जब वो देवेश को पहचानता है। आखिर वो आप था। बेटे को तो अंधेरे में भी पहचान सकता था। देवेश भाई। अभिनंदन भी अपने भाई के पास दौड़ता है। भाई, भाई क्या हो गया, उठिए। देवेश, ये इसकी हालत कैसे हो गई? क्या किया आपने इसके साथ सुसेना साहब? जो इसके साथ होना चाहिए वही मेरे बेटे ने किया है। अभी आप बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना आंख निकालने की, अब निकालिए अपने बेटे की आंख। पागल हो गए आप, कैसी बात कर रहे हैं? हम क्यों अपने बेटे का आंख निकालेंगे? और आपकी हिम्मत भी कैसी हमारे बेटे की ऐसी हालत करने की? आपके बेटे की हिम्मत कैसी मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? अच्छा, आपकी बहू ने कहा और आपने विश्वास कर लिया? क्या पता वो झूठ बोल रही हो। आप अपने उस विधवा बहू। बस खबरदार, एक शब्द नहीं। बहू नहीं, बेटी है मेरी, और अपनी बेटी के खिलाफ तुम जैसे इंसान के मुंह से एक शब्द सुन नहीं सकता हूँ मैं। दोबारा तुम जैसे किसी का भी शकल मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। सही कहता है इंसान, खानदान देख कर रिश्ता करना चाहिए। मुझे लगा था रईसी में नीचे हो गए, लेकिन संस्कार तो ऊंचे होंगे। लेकिन अपनी फितरत इंसान कभी नहीं भूलता है।
इंस्पेक्टर साहब मुंह क्या देख रहे हैं, उठाइए और लेकर जाइए यहाँ से। कोई नहीं मेरे बेटे को हाथ लगाएगा, मैं इसे अस्पताल लेकर जाऊंगा और इस पूरे खानदान पर केस करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अशोक मेहरा बौखलाते हुए बोलता है, मेरे बेटे की जान से मारने की कोशिश की गई है ना, सबके सलाखों के पीछे डालूंगा। अपने बेटे की हालत देखकर अशोक मेहरा पागल हो चुका था। जो करना है मेरे घर से बाहर निकाल कर करो। और इंस्पेक्टर साहब ध्यान रहे, ये इंसान आपके निगरानी से बाहर ना आ सके। डोंट वरी सर, ये पुलिस कस्टडी में रहेगा, लेकिन अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये जिंदा है या मर गया पहले तफ्तीश तो करनी होगी ना, और अगर जिंदा होगा तो इसका इलाज कराना होगा। और हाँ, इस इंसान पर केस बनेगा ही अगर आपकी बहू मेडिकल जांच करवा ले तो। नहीं, मेरी बहू कुछ जांच नहीं कर पाएगी। अब वो फिर से ये सब नहीं झेलेगी। कल हमारा वकील पहुंच जाएगा, मेरी बहू का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ओके सर, बट आपके बेटे के ऊपर चार्जेस लगेंगे, इसलिए उन्हें भी समय समय पर पुलिस स्टेशन आना होगा जब तक ये केस चलेगा। ठीक है, मैं कल आकर बात करता हूँ, अभी आप जाइए। अभिनंदन खामोशी से कभी अपने भाई की हालत देख रहा था, तो कभी अपने रोते हुए पिता को, तो कभी अरविंद जी को। पुलिस वाले एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। देवेश को सब उठाकर अस्पताल लेकर चले गए थे। नीरज मोबाइल पर से नज़र हटाकर सामने टंगी हुई घड़ी को देख रहा था और हर बीतते मिनट के साथ बाथरूम के दरवाजे को भी देख रहा था, जो कब से बंद था। धानी को अंदर गए हुए आधा घंटा से ऊपर हो गया था। बिंदिया कमरे की सफाई करके चली गई। नीरज भी कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में से मेल चेक कर रहा था। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन धानी बाहर नहीं आ रही थी। अब ये इंतज़ार नीरज के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोबाइल को टेबल पर रखते हुए बाथरूम के पास चला जाता है। महीने भर का सबर आज ही ले लोगी क्या? जल्दी से बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। धानी, धानी तुम सुन रही हो ना? जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। धानी अंदर पानी के नीचे खड़ी शावर में भीग रही थी। आज जो भी हुआ था उसके बारे में सोचे जा रही थी। एक एक पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उस इंसान की छुअन उसे घृणा से भर रही थी। रोते हुए अपने शरीर को साबर स्क्रब से मले जा रही थी। हाथ कमर सब जगह छिलकर खून निकल आ गया था। धानी, नीरज की आवाज़ जैसे उसके कानों से टकराता है, साबर स्क्रब उछलकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। नीरज के कानों तक आवाज़ न रोने की पहुँचे, इसलिए अपने मुंह को दबा लेती है। ये इंसान उसे रोने भी तो नहीं देता है, लेकिन उसे रोना आ रहा था। मुंह दबाते हुए शीशे की दीवार से लग जाती है। ये क्या कर रही है इतनी देर के से अंदर? कहीं अंदर बैठकर रो तो नहीं रही है? इस पागल का कोई ठीक नहीं है, मुझे देखना होगा। बोलते हुए बाथरूम का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके हाथ रुक जाते हैं। अंदर वो किस हाल में होगी? हाँ, तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? किसी भी हाल में हो, हस्बैंड हूँ उसका, उसे हर हाल में देखने का मेरा ही राइट है। अगर नहीं जाऊँगा तो अंदर नहाते नहाते ही ऊपर चली जाएगी। नीरज यही सब सोचते हुए दरवाज़ा खोल देता है। धानी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अकचका जाती है। क्या कर रही हो तुम? कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें? आप अंदर क्यों आए? धानी के होठ कपकपा रहे थे। हो गया तुम्हारा, या ऊपर जाने का इंतजार करता? एक ही दिन में कितना नहाओगी? चलो बाकी का कल नहा लेना। नीरज हैंगर पर से तौलिया उतार कर उसके कंधे पर रख देता है। आप चलिए, हम आते हैं। बिल्कुल नहीं, चेंज करो और बाहर चलो। ये लो। नीरज उसे बाथरूम पकड़ा देता है। हम कैसे? आप जाइए ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आधे घंटे से छोड़ा था ना अकेले, फिर क्यों नहीं इतनी देर से बाहर आई? धानी की सूजी हुई लाल आंखें बता रही थी कि वो अभी भी रो ही रही थी।
कमर और बाजू पर निकलता हुआ खून उसकी आंखों से छुपा हुआ नहीं था। उसका मन हो रहा था कि धानी को कसकर अपनी बाहों में समेट ले और उससे कहे कुछ नहीं हुआ है, वो हमेशा उसके साथ है। लेकिन जो नफरत का खोल उसने पहन रखा था इस बात का इजाज़त नहीं दे रहा था। मुंह क्या देख रही हो, पहनो इसे। हाँ हाँ, हम कैसे? ओके, मैं घूम जाता हूँ, लेकिन ठीक है, फिर मेरे सामने बदलो। नहीं, आप घूम जाइए। नीरज उसकी तरफ पीठ कर लेता है। धानी जल्दी से अपने कपड़े बदल कर बाथरूम लपेट लेती है। हो गया? जी, चलो। नीरज उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है। बाल सुखाकर बिस्तर पर आ जाओ। जी। नीरज वापस अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। धानी शीशे के सामने खड़ी होकर ड्रायर से बाल सुखा रही थी। बार बार उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल जाती थी, जिसे वो जल्दी से अपने हाथों से साफ कर लेती थी ताकि नीरज की नज़र में ना आ सके। लेकिन नीरज मोबाइल देखते देखते उसे भी देख रहा था। तौलिया बाहर बालकनी में रखकर दरवाज़ा बंद करते हुए धानी बेड का एक कोना पकड़कर लेट जाती है। अक्टूबर के आखिरी दिन चल रहे थे। हल्की हल्की ठंड पड़नी चालू हो गई थी। नहाने की वजह से धानी कपकपा रही थी। ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए ही रखी हुई है। धानी को कांपते हुए देखकर नीरज बोलता है, लेकिन धानी को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। नीरज मोबाइल रखकर खुद उठकर कंबल खींचते हुए उसे उठाता है। आकर क्यों लेटी हो? एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे साथ सोना है? इधर आओ। नीरज उसके कंधे पकड़कर पलटते हुए अपने बाहों में भरते हुए खुशी सटा लेता है। अब दोबारा दूर मत जाना। धानी उसके सीने से लगते ही टी शर्ट को कसकर पकड़कर सिसक पड़ती है। बिना आवाज का रोए जा रही थी। नीरज को महसूस होता है, लेकिन वो खामोश रह जाता है। शायद कोई कोई गम आंसुओं के साथ ही बाहर आता हो। धानी डरते हुए उसके चेहरे की तरफ देखती है तो नीरज ने अपनी आंख बंद कर रखा था। उसे लगता है नीरज सो चुका है। धानी कसकर उसे बाहों में भरते हुए रो पड़ती है। हर हिचकी के साथ उसकी पकड़ कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था आज नीरज के अंदर खुद को छुपा लेगी। नीरज खामोशी से लेटा उसकी सिसकियों को सुन रहा था और साथ ही साथ उस पर पकड़ भी कस रहा था, लेकिन लब खामोश थे। धानी रोते रोते थक जाती है और उसको दबोचे हुए ही नींद में चली जाती है। उसकी गहरी सांसों की आवाज़ सुनकर नीरज की आंख खुलती है, जो खून के जैसे लाल हो गया था। शायद आंसुओं को बर्दाश्त करने की कोशिश की गई थी। चेहरा घुमाकर धानी की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। झुककर उसके माथे को चूम लेता है। सॉरी, मैं तुम्हारा मैं दोबारा कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। धानी को सीधा करते हुए बाथरूम का गार्ड खोल देता है। खरोच के निशान देखकर गुस्से से मुट्ठी को भींच लेता है। उठकर बगल के डोर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और हर जख्म पर एंटीसेप्टिक लगा देता है। वापस कपड़े को ठीक करते हुए उसे खुद से भींचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह की तेज तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर नीरज की नींद खुलती है। अपनी अलसाई हुई आंखों को खोलकर सामने देखता है तो घड़ी में 8 बज रहे थे। दरवाजे की आवाज़ सुनकर फिर से दरवाजे की ओर देखता है। धानी अभी भी उसके पहलू में आराम से सोई हुई थी। शायद कई दिनों के बाद उसे सुकून महसूस हुआ था, इसलिए इतनी तकलीफ में भी वो सो गई थी। नीरज आहिस्ता से उसे बेड पर रखते हुए दूर होने की कोशिश करता है कि धानी अपनी आंखें खोल लेती है। मैं देखता हूँ, तुम सो जाओ और तुम बस आराम करोगी।
काम करती दिख गई तो इस कमरे में बंद कर दूंगा। धानी को डांटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। नीरज उसे चेतावनी देता है और बेड पर से उतरते हुए दरवाजा खोल देता है तो सामने रिया खड़ी थी। क्या हुआ? सुबह सुबह दरवाजा क्यों बजा रही हो? कुछ नहीं। क्या? कुछ काम है क्या? नहीं भाई। रिया सूद सीधे उसके सीने से लग जाती है। भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, आई एम सॉरी। भाई प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्यार करना तो दूर किसी लड़की की तरफ देखूंगी भी नहीं। मैंने आपकी बात ना मानकर सबसे बड़ी गलती कर दी भाई, जिसका खमियाजा भाभी को भुगतना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रिया रोते हुए उसके सीने लगकर माफी मांगे जा रही थी। हो गया तुम्हारा, जाओ मुझे फ्रेश होना है। भाई भाई आप अभी भी गुस्सा है? आप तो कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानते थे ना। उस दिन भी मैंने जो कुछ भी कहा प्लीज अपने दिल से निकाल लीजिए। मैं कैसे आपसे माफी मांगू? मुझे 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 खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे खुद पर अपने प्यार पर बहुत विश्वास था भाई। ठीक है जाओ। भाई क्या है? आपने मुझे माफ किया कि नहीं? माफ उससे किया जाता है जिससे इंसान से गुस्सा हो, और मुझे पता है तुम पागल हो और वो सब तुम्हारा पागलपन था। भाई रिया वापस नीरज के गले लग जाती है। भाई आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। मैं अब आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है। नीरज रिया के चेहरे की तरफ देखता है जिस पर 5 उंगलियां के निशान छपे हुए थे। उसे खुद पर अफसोस होता है। रिया के ऊपर हाथ उठाने का वो सपनों में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन गुस्से में उसे कहाँ कुछ समझ आता है। वो अपनी बहन को पलकों पर बिठा कर रखना चाहता था और उसी पर हाथ उठा देता है, और वो भी इतनी तेज कि गालों में सूजन आ गई थी। गालों पर कुछ लगाया क्यों नहीं? नहीं भाई मुझे कुछ नहीं लगाना है। बेवकूफ़ी जो किया उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ ऐसे ऐसे 2-4 थप्पड़ और मुझे मारिए आप, ताकि जो आपके साथ बदतमीजी किया था वैसा दोबारा ना करूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकतें करेगी तो फिर से थप्पड़ ही खाने को मिलेंगे। और ये प्यार का भूत जितना अपने सर पर से उतार के होगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जी भाई। भाई में भाभी से। नीरज दोनों दरवाजे पकड़कर पूरा गेट छेद कर खड़ा था। धानी बैठी हुई दोनों को देख रही थी। मना किया था ना आदमी तुम सबको। भाई भाई मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस भाभी से एक बार मिलने दीजिए। नहीं, अभी नहीं, कभी और मिल लेना। आपने मुझे माफ नहीं किया ना? भाभी से इसीलिए नहीं मिलने दे रहे हैं ना? जितना दिमाग है उतना ही चलाया कर। नीरज साइड हट जाता है। रिया दौड़ते हुए धानी के गले लग जाती है। बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। नीरज वहीं पर खड़ा था। अगर रात का जिक्र करती तो नीरज नाराज होता है। हम हम ठीक है रिया जी, आप मत रोइए। धानी को अब रिया का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नहीं भाभी कुछ भी ठीक नहीं है, सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। आप आपके साथ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आपकी तकलीफ़ की कारण बन गई मैं। भाभी मुझे सच में नहीं पता था वो इंसान। मना किया था ना, लेकिन समझ कहाँ आती है तुम्हें मेरी बातें। नीरज गुस्से में बोलता है। सॉरी भाई, भाभी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रिया हाथ जोड़कर बोलती है और रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। धानी कुछ कह ही नहीं पाती है।
आंखें बह रही थी। मतलब रोने के लिए बहाना चाहिए बस। कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि रोने वाला इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है? नहीं, हम तो चलो, अब उठ गई हो तो फ्रेश होकर मेरी नाश्ता बना दो, नहीं तो इस कमरे में परी परी रोती ही रहोगी। नीरज घर के बाहर बने हुए गार्डन में वर्कआउट करने के लिए चला जाता है। धानी अपने आंसू पोंछकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आज सुबह 5 बजे ही आराधना जी उठ गई थी, या यूं कह ले पूरी रात धानी की चिंता उन्हें हो रही थी तो नींद ही नहीं आई थी। इसलिए जल्दी से उठकर धानी के नीचे उतरने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते 3 घंटे से ऊपर हो गया था। बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, तभी उन्हें धानी की पायल की झनक सुनाई देती है। जल्दी से किचन से निकलकर बाहर हॉल में आ जाती है। ठाकुर जी का पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। धानी मंदिर में जाकर प्रणाम करते हुए पलटती है तो पीछे आराधना जी खड़ी थी। आराधना जी की आंखें भरी हुई थी। धानी को भी उससे उन्हें देखकर आंसू बहने लग जाते हैं। मेरी बच्ची। आराधना जी अपने हाथ खोल देती है। धानी सीधे उनके गले लगकर फपक कर रो पड़ती है। आराधना जी भी रो पड़ती है और अपने वात्सल्य से ममता का एहसास कराती है। दोनों सास बहू मिलकर खूब रोते हैं। बस बस मेरा बच्चा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं? फिर क्यों रो रही हो इतना? मम्मी जी, मम्मी जी, वो हिचकी के मारे धानी से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या वो? कुछ भी तो नहीं हुआ है। चलो, आज मैं तुम्हें नीरज के पसंद का एक और नाश्ता सिखाती हूँ। मम्मी जी, कल कुछ भी नहीं हुआ है। कल धानी, चलो। हमारा मन नहीं है मम्मी जी, हम कभी और सीख लेंगे। कभी और का क्या मतलब है? नीरज आज है तो चलो आज बनाओ। कभी हमारा मन नहीं हुआ तो आज हमारा मन सिखाने का कर रहा है, चलो। और कभी सीख कर और क्या करोगे? अपने पति को तो जानती हो ना, महीना में 10 दिन यहाँ 10 दिन कहीं और रहता है। कभी सुबह का नाश्ता घर पर करता है तो कभी शाम का नाश्ता घर पर करता है, नहीं तो उसका ऑफिस 6 बजे ही चालू हो जाता है, चलो। आराधना जी उसे जबरदस्ती खींचते हुए किचन में ले जाती है और रात का जिक्र उसके सामने एक बार भी नहीं करती है और नीरज का मनपसंद नाश्ता बनाना सिखाने लग जाती है। धानी बेमन से ही सही लेकिन सीखने लग जाती है। भाभी कैसी हैं आप? ईशानी किचन में आते हुए पूछती है। रात जो हादसा हुआ था ईशानी को भी हिला कर रख दिया था। थी तो वो भी एक लड़की ही, इसीलिए उसे धानी के साथ सहानुभूति हो जाती है। हम ठीक है। आई एम सॉरी, अगर हमें पहले पता होता वो इंसान ऐसा है तो कभी शरद आपको छोड़कर नहीं जाते। हमें पता है शरद भैया हमारे कितने ख्याल रखते हैं। भूल जाइए और मिल्क शेक बना दीजिए, आज आपके हाथ का पीने का मन कर रहा है। हाँ, हम अभी बना देते हैं। नहीं धानी, तुम इसे देखो, मैं बना देती हूँ। आराधना जी उसे कलछी पकड़ाती है। ईशानी किचन से बाहर चली जाती है। धानी, धानी! नीरज सीढ़ियों से उतरता हुआ चिल्लाता है। नजर जैसे ही किचन में जाती है, आराधना जी और धानी को देखकर आंखें चढ़ जाती हैं। आराधना जी जल्दी से धानी से दूर हो जाती है। ब्रेकफास्ट जल्दी से टेबल पर लगाओ। जी। नीरज जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सब पहले से ही विराजमान थे। भाई, भाभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। वो 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 ठीक तो, अगर तुम इस तरह से बात करे तो उसका बना हुआ मूड भी बिगड़ जाएगा। सॉरी भाई, मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। दोबारा तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा।
ट्रस्ट इंसान एक बार ही करता है, दोबारा मैं उसे कभी अकेला ही छोड़ूंगा ही नहीं, और कम से कम तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं। शरद शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। भाभी नाश्ता लेकर आती है। धानी को देखकर अरविंद जी को भी तसल्ली हो रही थी। धानी को कुछ कहकर नीरज को भड़काना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने आंखों से देखकर ही तसल्ली कर रहे थे और शांत रह जाते हैं। आराधना जी आकर अरविंद जी का नाश्ता परोसने लग जाती है। नीरज गार्लिक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा वसुंधरा जी बनाती थी। मम्मा, मुझे कब से भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, बस बन गया। आराधना, बस 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 इतना ही मक्खन लगाओ, उसके बाद लहसुन को थोड़ा सा घिसकर। मम्मा, मैं आपसे गार्लिक ब्रेड मांग रहा हूँ, आप इनके साथ बिजी हैं। हाँ हाँ नीजू, बस तुम्हारा नाश्ता बना रही हूँ। आराधना, निकाल कर इसे दो। लेकिन मैं कैसे दीदी? तुम क्या चाहती हो, मैं इस हालत में चलूं? नहीं। तो फिर जाओ, दो उसे। आराधना जी प्लेट में निकाल कर नीरज के सामने टेबल पर रख देती है। आंटी, आप क्यों लाई हैं? मम्मा कहाँ है? मुझे उनके हाथ का खाना है। छोटा सा नीरज दौड़ते हुए वापस किचन में चला जाता है। मम्मा, मेरा गार्लिक ब्रेड कहाँ है? आपको कहा था ना बनाने के लिए। हाँ बेटा, मैंने ही बनाया है, तुम खाकर तो देखो। आपने बनवाया क्यों, मैं बनाया क्यों नहीं है? मुझे नहीं खाना। नीजू, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते हैं, चुपचाप खाओ। आराधना, खिलाओ इसे। मुझे इसके हाथ से नहीं खाना है। अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं, हर काम इस आंटी को करने के लिए कहती है। नीरज की बातें सुनकर वसुंधरा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत प्यार करती हो तुमसे नीजू, लेकिन। क्या लेकिन? कुछ नहीं, आज खा लो, आगे से हम बना कर देंगे। नीरज बेमन से ब्रेड का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। सच में वसुंधरा जी के जैसा ही स्वाद था। बच्चा मन भूख को मिटाने में लग जाता है। और दूं? धानी की आवाज उसे वर्तमान में लाती है। नहीं, बहुत है, और ये आगे से दोबारा कभी मत बनाना। नीरज अपने आगे से थाली खिसका देता है। लेकिन आपको तो ये पसंद है ना? तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है? नहीं नहीं, ये मुझे पसंद था, अब नहीं है। ठीक है, हम आगे से नहीं बनाएंगे, आप गुस्सा मत होइए। नीरज धानी का शकल देखता है। कोई और दिन होता तो शायद अब तक थाली जमीन पर गिरी होती और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता, लेकिन आज वो खामोश रह जाता है और चुपचाप नाश्ता करने लग जाता है। अरविंद जी परेशान थे, बार बार मिस्टर किरोड़ीवाल को फोन लगा रहे थे। क्या हुआ भैया, फोन लगा? नहीं, गोविंद नॉट रीचेबल बता रहा है, कल से ही फोन नहीं उठा रहा है। अरे ऐसे कैसे फोन नहीं उठा रहा है, माल बन चुका है, पेमेंट के टाइम पर फोन नहीं उठा रहा है। छोड़ो, अभी ये सब नाश्ता करके ऑफिस पहुंचो, फिर कुछ देखते हैं। एड्रेस है बड़े पापा आपके पास? शरद परेशानी से बोलता है। हाँ, एड्रेस है, मुंबई का है। ठीक है, मैं फिर मुंबई जाकर उनको देखता हूँ, मैं आज ही निकलता हूँ। लेकिन पता नहीं, सब कुछ देखने से फ्रॉड जैसा लग रहा है। फ्रॉड का नाम सुनकर ही अरविंद जी का दिल में दर्द उठ जाता है। घबराहट के मारे माथे पर पसीना आ जाता है। क्या हुआ बड़े पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, हम ठीक हैं।
नीरज खामोशी से सब सुन रहा था। अपना नाश्ता ख़त्म करके उठकर बाहर चला जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी से नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल्सो कमेंट। और अगर बहुत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।